बिहार के बारे में ये बिल्कुल बात लागू होती है कि जो कभी नहीं जाती वही है जाती। अच्छा, कभी नहीं जाती वो है जाती। हाँ, और चुनाव में जरूर आती। प्रशांत किशोर का जो टारगेट है वो मेन टारगेट हमें लगता है कि वो युवा वर्ग है। ठीक, जो नए विकास की बात करते हैं, जाति से दूर जाने की जो बात करते हैं, चुनावी सभा में आना जी, बातों से प्रभावित होना ये एक अलग बात है, लेकिन उसी चीज का वोट में टर्न आउट होना वोट बदलना अलग होता है। पिछले वर्षों में जो सबसे बड़ी गलतियां की है कांग्रेस ने, उनमें से एक गलती है कि अपना जो ग्राउंड लेवल पे जो काम होना चाहिए, ग्रॉस रूट लेवल पे वो काम नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि इतना संघर्ष करने के बाद भी राहुल गांधी जो है अपोजिशन में बैठे हैं। अलग अलग कास्ट है, उनके जो नेता है उनकी अपने समाज पे पकड़ है। ठीक है, जो कास्ट पंचायत होती है उनका अपने समाज पे पकड़ है, तो वो लोग बहुत हद तक अपने लोगों के वोट ले लेते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ठीक, यही 3 मुद्दे हैं। ठीक, वहाँ की राजनीति में और शिक्षा में जैसे दवाई, कमाई, पढ़ाई, सिंचाई। हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अगर ये 2-3 चीजें हो जाती हैं तो बाकी सारी चीजें लगभग निपट ही जाती है। बिहार के पास संसाधन की सीमितता है। इस बार के अगर हम बजट देखें तो लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास का इनका बजट था और 30-32 हजार करोड़ का तो उसमें फिस्कल डिफिसिट है। तो अगर ये समस्याएं हैं और लोन भी बिहार सरकार के ऊपर अच्छा खासा है, जिसका हर साल उसको ब्याज चुकाना पड़ता है, तो आप ऐसे कुछ भी अनाप शनाप वादे नहीं कर सकते हैं कि हम हर एक घर में रोजगार कैसे दे देंगे, वो आपके पास में है ही नहीं। नमस्कार, द पिलर के लिए मैं राजवीर सोलंकी। बिहार चुनाव पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं मनीष रघुवंशी जी, जो भूगोल के प्राध्यापक हैं, यूपीएससी के लिए तैयारी कराते हैं और बिहार चुनाव में गहरी रुचि रखते हैं। और बिहार के जो चुनाव बहुत जल्दी 6 नवंबर को होने वाले हैं, 6 और 11 नवंबर को होने वाले हैं, उसमें हम चर्चा करेंगे। सर, दोनों पार्टियों का, एनडीए और इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो आ चुका है और करीब करीब दोनों की सेम बात है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। क्या कहेंगे आप? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बुलाने के लिए। देखिए, दोनों ही जो पार्टियां हैं लंबे समय से राजनीति में हैं। जो महागठबंधन की पार्टियां हैं उन्होंने भी लंबे समय तक सत्ता का सुख भोगा है, अभी जरूर दूर है, लेकिन पहले तो लंबे समय से लालू के समय में लगभग 15 साल से प्लस में, यहाँ भी बीच में आयराम होता रहा है, 1.5 साल भी रहा है, लेकिन अभी लगातार जो हमारी एनडीए की सरकार है या नीतीश कुमार है, ये शासन में है। तो एक फैक्टर होता है कि भाई लोगों का सरकार से थोड़ा सा कहना चाहिए कि दूर, जो सरकार जब लगातार कोई सरकार में होता है तो एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर काम करता है। ठीक, तो मुद्दे तो वही हैं दोनों का। अगर हम देखें कि क्या क्या चुनावी वादे कर रहे हैं लोग, तो मुद्दे लगभग वैसे ही हैं, करीब वैसे ही हैं कि भाई जो रोजगार का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, पलायन फ्री बिजली का मुद्दा है, मतलब फ्री जो एमिनिटीज होती हैं सब, कि कौन कितना पैसा खाते में डालने वाला है। ठीक, तो मुद्दे वही हैं, लेकिन हमें लगता है कि बिहार की राजनीति में जो एक फैक्टर काम करेगा, जो हमेशा से करता रहा है, बिहार के बारे में ये बिल्कुल बात लागू होती है कि जो कभी नहीं जाती वही है जाती। अच्छा, कभी नहीं जाती वो है जाती। हाँ, और चुनाव में जरूर आती। और ये चुनाव को लास्ट मोमेंट पे लोग जब वोट करते हैं तो उसमें एक बहुत ही डिसिसिव फैक्टर होता है, हमेशा से रहा है, और मुझे लगता है कि इस बार भी ये काम करेगा। जाति की हम बात करते हैं, जैसे माई फैक्टर उनका है, लवकुश आरजेडी का है, तो जेडीयू का लवकुश है, और बीजेपी का अपना सवर्ण का है, और कांग्रेस का तो है ही नहीं, वो तो बस चल रहा है आरजेडी के साथ में, महागठबंधन की तरफ से। कि प्रशांत किशोर का क्या मतलब है? जाति की बात करते हैं तो किस जाति का मतलब सपोर्ट ज्यादा है प्रशांत किशोर को? देखिए, प्रशांत किशोर का जो टारगेट है वो मेन टारगेट हमें लगता है कि वो युवा वर्ग है। ठीक, जो नए विकास की बात करते हैं, जाति से दूर जाने की जो बात करते हैं, कि जाति आधारित जो सामाजिक व्यवस्था है उसको ठीक करके बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए जो बात करते हैं, उसमें उनका मेन मुद्दा ये है कि जो युवा वर्ग है, जो जेन जी है, वो उसका क्या रुचि है, वो कहाँ देखता है अपने आप को, तो उसको टारगेट करने की कोशिश करते हैं वो, और जाति से हट करके विकास की बात करते हैं, युवा को टारगेट करते हैं। यही चीज हमें लगता है कि आने वाले जो भविष्य में जो चुनाव होंगे उनमें उनकी पार्टी को एक बहुत आगे ले जा सकती है। मतलब उनका पकड़ बनी है युवा में। देखते हैं तेजस्वी यादव और क्या नाम प्रशांत किशोर के साथ में बहुत सारे युवा जुड़े हुए हैं। रात के 11-12 बजे तक सभा में देखिएगा आप, युवा सबसे ज्यादा देखेंगे। बिल्कुल, आपने श्रीलंका का उदाहरण देखा, जैन जी का, सरकार बदल दी। आपने नेपाल का उदाहरण देखा, सरकार बदल दी। मतलब बांग्लादेश का देखा आपने, कई देशों में देखा। तो भारत में किंतु जैन जी उस तरह से नहीं है, किंतु प्रशांत किशोर ने वो चीज़ टारगेट की है और उन्होंने अपने साथ मिला लिया। जातिवाद से बिहार में खासतौर पर उठ करके उस युवा को जाति का बंधन तोड़ करके अपने साथ मिलाया है। तो कहाँ तक देखते हैं, मतलब वोटर परसेंटेज जो 10-12% की बात थी, कहाँ तक पहुँच सकती है प्रशांत किशोर की वोटिंग परसेंटेज? चुनावी सभा में
आना, जी, बातों से प्रभावित होना ये एक अलग बात है, लेकिन उसी चीज का वोट में टर्न आउट होना वोट में बदलना अलग अलग मुद्दा है। लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन अंत समय में वोटिंग जो पैटर्न होता है, बहुत कुछ जो बिहार में पिछले वर्षों में भी जो चुनाव पूर्व सर्वेक्षण आए थे उनमें हम अंदाजा नहीं लगा पाए थे कि किस तरीके से फाइनल रिजल्ट निकलेंगे। और उसमें जो इक्वेशंस हैं लोगों की, एमवाई इक्वेशन हुआ या फिर लवकुश हुआ, इन्होंने बहुत कुछ काम किया था। जी, नहीं, साथ में सर एक चीज़ और बताई जा रही है कि अपने प्रशांत किशोर जिस तरह से रणनीति बनाते हैं, दूसरों की रणनीति बनाना अलग बात है, अपने लिए रणनीति बनाना, खुद चुनाव मैदान में खुद नहीं उतरे, खैर वो पार्टी उतार दी उन्होंने, तो इसमें क्या अंतर देखते हैं आप? देखिए, बिहार की जो राजनीति है वो कास्ट बेस्ड राजनीति है। नीतीश कुमार का अपना एक वोट बैंक है, जी, सबका है। आरजेडी का अपना एक अलग वोट बैंक है। इनके जो वोट बैंक बड़े हैं, ठीक है। बीजेपी का भी जो सवर्ण वाला वोट बैंक है, इनका अभी तक कोई एक स्थायी ऐसा इनको रिजल्ट पता नहीं है कि वोट बैंक मेरा कौन सा होगा। ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अपने आप से अपेक्षा कर रहे हैं कि इस वोट बैंक में मैं सेंध लगाऊं, जो जेनजी है या जो लोग कास्ट राजनीति से इतर जाना चाहते हैं उसमें वो सेंध लगाना चाहते हैं, ठीक। तो अब वो कैसे टर्न अप होगी ये उनको आइडिया नहीं है। इस इलेक्शन के बाद मुझे लगता है कि ये आइडिया उनको हो जाएगा तो बेहतर अपनी राजनीतिक जो अप्रोच है वो बना पाएंगे। वो एक बड़ा मुद्दा होता है संगठन। जिस पार्टी का संगठन मजबूत होता है और बूथ लेवल पे कार्यकर्ता दमदार होता है, बिल्कुल, वो वोट डरवाने में समर्थ होता है। पर इन दोनों पार्टियों, कांग्रेस का और क्या नाम है प्रशांत किशोर का, संगठन तो कहीं है ही नहीं, देखा जाए तो बिल्कुल संगठन नहीं, बूथ लेवल पे कार्यकर्ता है ही नहीं, तो कहाँ तक इनका ये नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा वोट को कन्वर्ट करने में? देखो, कांग्रेस की जो रणनीति है, कांग्रेस ऑल इंडिया लेवल की पार्टी है और पिछले वर्षों में जो सबसे बड़ी गलतियां की हैं कांग्रेस ने, उनमें से एक गलती है कि अपना जो ग्राउंड लेवल पे जो काम होना चाहिए, ग्रॉस रूट लेवल पे वो काम नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि इतना संघर्ष करने के बाद भी राहुल गांधी जो है अपोजिशन में बैठे हैं। अगर बिहार है, यूपी है, जहां से 120 से प्लस सीट हो जाती हैं टोटल, अगर वहां ग्रास रूट लेवल पे लोग काम नहीं करेंगे तो इनकी पार्टी कभी भी नेशनल लेवल का ड्रीम नहीं देख पाएगी। हाँ, अच्छा खासा वोट आपको सीट मिल जाएगी, लेकिन आप अपोजिशन में ही बैठोगे। तो यहाँ इनको काम करने की जरूरत थी, अपना संगठन मजबूत करने की। अगर आप जेडीयू के साथ में, आरजेडी के साथ में एक सेकेंडरी लेवल पे, जो कि कई बार जो तेजस्वी ने दिखा भी दिया, कई बार दिखाया, आईना दिखा दिया कि आप कहां पर स्टैंड करते हो, तो वो कांग्रेस को ध्यान में रखना चाहिए। और हमें एक अल्टरनेट, बीजेपी के अल्टरनेट एक मॉडल की जरूरत है कि कांग्रेस भी राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त पार्टी के रूप में उभरे, तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। नहीं, बीजेपी कहती है मेरा बूथ सबसे मजबूत, ऐसा कार्यकर्ता चुनती है वो। प्रशांत किशोर कहीं संगठन के नाम पर नहीं दिखते, तो इतना बड़ा यूथ उनके साथ में है, तो वोट बदलने के लिए संगठन नहीं है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये तो अब इलेक्शन होगा उसके बाद ही हमें पता चलेगा, लेकिन अगर आपके पास ग्रॉस रूट लेवल पे जो आपका कार्यकर्ता होता है, जो मोटिवेट करता है, इलेक्शन के एक दिन पहले रात को जाकर के लोगों को मोटिवेट करके बोल के आते हैं, पर्चियां बांटते हैं, जो वोट डालने नहीं जा रहे हैं उनको खेत से पकड़ के लाके भी वोट डलवाए जाते हैं, तो ये सब काम करने के लिए उनके पास लोगों की कमी है। बीजेपी और जेडीयू ये लोग काफी लंबे समय, आरजेडी भी है, तो लेकिन ये जो लोग सत्ता में है, सत्ता के अपने फायदे होते हैं, तो वो फायदा इनको मिल सकता है। बात आती है छोटी पार्टियां, जैसे हम चिराग पासवान की बात करते हैं, 29 सीटें, बहुत बड़ी संख्या, सीटों की संख्या। बीआईपी है, क्या नाम है, मुकेश साहनी, हम हैं, इन और ये उपेंद्र कुशवाहा हैं, इनका क्या रोल रहने वाला है? देखो, इस इलेक्शन में ये लोग किंग मेकर की भूमिका में भी हो सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट हमें नहीं पता है, सबका अपना अपना वोट बैंक फिक्स है, ठीक। जो ओल्ड एज में लोग हैं वो तो जहां वोट देते रहे वैसे ही वोट देंगे, ठीक। नई जनरेशन जो है 18 साल से आगे के, जो इस बार नया SIR वगैरह में जो लोग जुड़े हैं, हमें लगता है कि ये लोग जो है स्विंग वोटर की भूमिका निभाने वाले हैं। अर्बन सेंटर्स में जो लोग देश दुनिया की खबर से प्रभावित होते हैं और जो देखते हैं कि बिहार को किस तरीके से प्रोग्रेसिव राज्य बनना चाहिए, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, दिल्ली है और सारे राज्यों के जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, जब हम उनको देखते हैं तो बिहार इस लिस्ट में सबसे नीचे आता है। तो वो जो एक परिवर्तन चाहते हैं, वो किस दिशा में जाते हैं कि क्या वो कास्ट की राजनीति के आधार पर ही वोट करेंगे, या वो एक जो नई सोच है कि कास्ट जो एक मेन फैक्टर है बिहार की राजनीति में, वहाँ से हट जाए, उस पर जो है बहुत कुछ निर्भर करेगा। नहीं, छोटे दल हैं, मतलब क्या अपने जो जाते स्वयंभू नेता बन जाते हैं अपने समाज का, बिल्कुल, ये मतलब क्या वोट ले पाएंगे इतना? देखिए, कास्ट एक मेजर फैक्टर है, ठीक। तो मुकेश साहनी की बात करें हम, बिल्कुल 4-5 वोट छोटे सीट थी बीजेपी में, उन्होंने तोड़ लिया से बताया जाता है कुछ, इस बार वो इस गठबंधन में आ गए। बिल्कुल,
जो देखिए अलग अलग कास्ट हैं उनके जो नेता हैं उनकी अपने समाज पे पकड़ है, ठीक है। जो कास्ट पंचायत होती हैं उनका अपने समाज पे पकड़ है, तो वो लोग बहुत हद तक अपने लोगों के वोट ले लेते हैं और कुछ सीटें जीत भी जाते हैं, ठीक। तो अगर इस इलेक्शन में एक जो हमको तिकड़ी तीन लोग तो बड़े दावेदार हैं, ठीक। प्रशांत किशोर हैं जो सब सीटों पे लड़ रहे हैं, बिल्कुल, ठीक। इसके अलावा जो आपका गठबंधन है दोनों, तो ये तीन बड़े दावेदार हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो प्रबल दावा है हमको लगता है कि जो अभी हमारा नीतीश कुमार एनडीए है, यही इन लोग सबसे आगे हैं, ठीक। इसके बाद में दूसरे नंबर पे दावेदार में महागठबंधन वाले हैं, ठीक। और इनके जो वोट हैं इनमें सेंस लगाने का काम आपकी जो नए जो आ रहा है पार्टी, ये जनस्वराज है, ये करेगा, ठीक है। और अगर कर लेता तो बीजेपी को इससे ज्यादा नुकसान होने वाला है, हमें लगता है बीजेपी को ज्यादा नुकसान होने वाला है। और ये जनस्वराज पार्टी है, अगर वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाई इस भीड़ को, तो आगे भविष्य क्या देखते हैं जनस्वराज का आप? देखिए हमें लगता है कि एक और जो पार्टियां हैं उनके कंपैरिजन में अगर प्रशांत किशोर काम करते रहे तो इनकी स्थिति बेहतर होगी, ठीक। और जो पार्टियां हैं उनका जो एजेंडा है वो बहुत सीमित है, वो अपने कास्ट रिलेटेड फैक्टर्स पे ही काम कर रही हैं, जबकि ये जो प्रशांत किशोर हैं इनका जो एजेंडा है वैसा नहीं है, तो ये ज़्यादा एक वाइडर वर्ग को आकर्षित कर पाएंगे। नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि अगर इस बार 10-12 सीटें भी नहीं आ पाती हैं, लेकिन आगे की क्या मतलब रणनीति रह सकती है इनकी, या पार्टी का क्या भविष्य रह सकता है? सीटें ना आए, लेकिन वोट परसेंटेज इनका हमको लगता है ठीक ठाक रहने वाला है, और अगर वोट परसेंटेज अच्छा रहता है तो ये आगे भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और भविष्य में एक स्थायी फैक्टर के रूप में उभरेंगे, तीसरी मोर्चा के रूप में उभर सकते हैं वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जैन जी का जिक्र किया, मेरा आखिरी प्रश्न है, जैन जी के मुख्य मुद्दा क्या है? जिससे पहली बार वोट डालने जाएगा वो मतदाता, दूसरी बार वोट डालने जाएगा वो जैन जी, तो दिमाग में क्या होगा उसके, मैं इस मुद्दे वोट डालूंगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ठीक, यही 3 मुद्दे हैं, ठीक, वहाँ की राजनीति में। और शिक्षा में जैसे दवाई, कमाई, पढ़ाई, सिंचाई, हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अगर ये 2-3 चीजें हो जाती हैं तो बाकी सारी चीजें लगभग निपट ही जाती है। बिहार के पास में बहुत बड़ा यूथ पॉपुलेशन है, अगर 40% युवा है, 2 करोड़ के आसपास का युवा है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखें तो सारे स्टेट में सबसे आगे है, और यूथ का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको वहां से अपनी भूमि को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाके काम करना पड़ता है, क्योंकि औद्योगिकरण जो जैसा अन्य राज्यों में हुआ है वैसा बिहार में कभी नहीं हो पाया। उसकी अपनी समस्याएं हैं, क्योंकि खनिज संसाधन हैं ही नहीं, जो संसाधन थे वो झारखंड में चले गए, ठीक। और फिर इसके अलावा जो करप्शन वगैरह जो दूसरे फैक्टर्स हैं, कुछ लोगों ने जैसे बीच में रिपोर्ट्स भी आई थी कि किसी ने एक इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर से कंपोनेंट बनाने की फैक्ट्री मुजफ्फरपुर में लगाई है और उसमें उस अपने फैक्ट्री तक रोड नहीं बनवा पा रहे हैं, करप्शन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको कि नीतीश कुमार को देखना चाहिए था, या जो भी गवर्नमेंट बनती है उनको देखना चाहिए, ताकि और लोग भी आकर्षित हो सकें। तो गवर्नमेंट ऐसी बननी चाहिए जो जैन जी की अपेक्षाएं उन पर खरा उतरे। वादा तो कर देते हैं कि एआई आधारित उद्योग लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, किंतु वो मतलब विक्ट्री चाहिए, फैक्ट्री भी चाहिए। देखिए बिहार के पास संसाधन की सीमितता है। इस बार के अगर हम बजट देखें तो लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास का इनका बजट था, और 30-32 हजार करोड़ का तो उसमें फिस्कल डिफिसिट है। तो अगर ये समस्याएं हैं, और लोन भी बिहार सरकार के ऊपर अच्छा खासा है जिसका हर साल उसको ब्याज चुकाना पड़ता है, तो आप ऐसे कुछ भी अनाप शनाप वादे नहीं कर सकते हैं कि हम हर एक घर में रोजगार कैसे दे देंगे। वो आपके पास में है ही नहीं, वो मतलब कैपेसिटी ही नहीं है आपके पास में। आप इंडेफिनिट क्वांटिटी में लोन भी नहीं ले सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी लिमिटेशन है, ठीक। और आपको जो FRBM है उसके टारगेट भी, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है, वो भी कहता है कि आपके जो लिमिटेशन है उनको आपको पूरा करना है। तो यूथ जो है वो जानता है इस बातों को कि कौन कितना फेंक रहा है और क्या चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी वादे करेंगे। बिहार की जनता बहुत समझदार है, और बिहार ने हमेशा ही देश को मार्गदर्शन किया है, और इस बार भी मुझे लगता है कि वही होगा। ज्ञान की धरती है बिहार। लेकिन केजरीवाल ने फ्री बिजली, फ्री पानी का वादा किया था, निभाया भी था करीब करीब, तो सोचता वो भी सोच के बैठे हों, उनके साथ बहुत बड़ी टीम है, रिसर्च करके ही उन्होंने वादा किया होगा। जो भी अच्छी पार्टियां हैं उनको फ्री जो वाले वायदे हैं इन पर तो मुझे लगता है कि रोक लगनी चाहिए। हमारे पास ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल हैं जो कि फेल्ड कंट्री का एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आप वेनेजुएला को देख लीजिए, संसार के सबसे ज्यादा पेट्रोलियम भंडार है, ठीक, साउथ सूडान में है, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है वहाँ पे, ठीक। अगर आप अपनी आय से ज्यादा खर्च करोगे तो आप कभी भी एज अ कंट्री सर्वाइव नहीं कर सकते और बहुत ग्रोथ नहीं कर सकते। लोगों को चाहिए कि वो फ्रीबी की अपेक्षा ना करें, सरकार से अपेक्षा करें कि वो उनके लिए रोजगार सृजन, जो परमानेंट रोजगार सृजन है। देखो, एक होता है वेज,
और एक होता है स्वरोजगार। सरकारी नौकरियां कभी भी जितने पब्लिक बिहार में है, यूपी में, इतने लोगों को नहीं दी जा सकती। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो स्वरोजगार है उसके लिए उपयुक्त परिस्थितियां बने, ताकि वो एक निवेश का वातावरण बने और लोगों को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। आप बिल्कुल आपने सही कहा, स्वरोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। और मतलब अगर स्वरोजगार में लोग जागरूक हो गई, बाकी जगह के हिसाब से चाइना में स्वरोजगार को देखिए कहाँ तक पहुँचा दी चाइना को। अगर बिहार का युवा इतना इंटेलिजेंट है, ज्ञान और बुद्धि की धरती है, और वहाँ के लोगों को चस्का लग गया एक तरह से स्वरोजगार का, तो मैं समझता हूँ कि रोजगार नौकरी पीछे पड़ने वाला नौकरी देने वाला राज्य बन जाएगा बिहार। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे निवेदन है कि हमें बताइए क्या क्या ऐसे मुद्दे हो सकते हैं स्वरोजगार पर ज़्यादा से ज़्यादा बिहार को काम मिले और रोजगार मिले। कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए द पिलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार।